हेलो स्टूडेंट्स। आ- 5 जुलाई 2024 को जो नीट एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है उसका केमिस्ट्री का वो पोर्शन जो क्लास 11th से रिलेटेड टॉपिक को कवर करता है उसका एक सॉल्यूशन सहित कॉन्सेप्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। देखते हैं जल्दी से इसे कंप्लीट करते हुए किस प्रकार से कितने इजी क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं। ज़रूरत होती केवल हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कुछ इस प्रकार से एक कंपाउंड हमसे कहा है एक्स जो कि ए बी सी डेफिनाइट परसेंटेज हमें दे रखे हैं, सी का रिमेनिंग परसेंटेज होगा, साथ ही साथ उनके एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं और हमसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ए बी सी का परसेंटेज हमने लिखा है कि ये परसेंटेज दे रखा है, उसके एटॉमिक मास ये हैं, उससे हमने मोल कैलकुलेट किया तो कम से कम 0.5 0.5 1.5 आया। इसका सिंपल रेशियो निकालने पर ये 113 आता। ऑब्वियसली इसका ABC3 दैट विल बी द एम्पेरिकल फार्मूला। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मोल कंसेप्ट को शो करता है। हमसे पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में होंगे, 4 मोल ऑफ हीलियम में, 4U ऑफ हीलियम में, 4G ऑफ हीलियम में, या इतने लीटर हीलियम में। देखिए इतने लीटर हीलियम का मतलब होता है 1 मोल हीलियम, 1 मोल 4 ग्राम मीन्स 1 मोल, 4U मीन्स 1 मोल। अब 4 मोल में 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर के इक्वल यानी कि 6.023 इंटू 1023 इतने मालिक्यूल होते हैं। ऑब्वियसली 4 मोल में इसका 4 टाइम्स होंगे, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। हमसे कहा गया है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 25 ml जिसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है HCl का 0.75 m सॉल्यूशन, इसके मास से ये रिएक्ट करता है। तो आप बताइए इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको दिया। सबसे पहले हमने इसकी एक केमिकल रिएक्शन लिखी। अगर देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि NaOH और HCl 1:1 में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कैलकुलेट किया, उसके लिए उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम मेरे को 25 ml दिया है, 1000 का डिवाइड करके मैंने उसे लीटर में कन्वर्ट किया, ये इतना आता है। अब अगर NaOH के नंबर ऑफ मोल देखें तो मास अपन मोलर मास यानी कि 0.025। नेचुरली 1:1 में होने के कारण इतना मास या इतना मोल्स हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच जाएंगे। अगर उसे हम और देखना चाहें तो इतने मोल का मतलब कितना ग्राम होगा, तो नेचुरली 40 से मल्टीप्लाई करें, ये 0.250 यानी 250 ग्राम। तो ऑब्वियसली इसमें से जो 250 ग्राम इसका है ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 वो राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। हमें कुछ आयंस दे रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। उनमें हमसे ये कहा गया है कि आप इसमें एप्रोप्रिएट आंसर बताएं जिसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो। हमने उसके लिए सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा। सारे आयन का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। इनमें से अगर मैं देखूं तो एक तो 3d4 और एक 3d6, इन दोनों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि 3d4 रहेगा तो 3d4 में चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए 1 1 1 आएंगे, जबकि 6 में एक पेयर्ड हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होता है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज n=4 दोनों के लिए होगा, क्रोमियम के लिए भी और फेरस के लिए भी, इसलिए इन दोनों के लिए राइट ऑप्शन होगा, यानी क्योंकि इनका सेम इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा,
जो कि बी और डी हैं, यानी बी और डी ओनली, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमको लिस्ट दी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और हमको उसमें मैच करने के लिए दिया है। फर्स्ट ml, ms, l और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये शेप ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल को शो करता है, यानी कि डी का फर्स्ट होगा। सी यानी कि एल जो है हमारे पास साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एन, शेप ऑफ एटम एल शो करता है। जबकि एम एल जो है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दिखाता है, एम एस जो है स्पिन ओरिएंटेशन को शो करता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन हमारे सामने आएगा वो राइट हो जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा है आंसर नंबर 2 में। अगला देखते हैं जो कि एनर्जी लेवल से रिलेटेड है। आपको दे रखा है कि हीलियम के लिए ग्राउंड स्टेट n=1 के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर हो तो उसकी एनर्जी -6 जूल होती है। अब आप बताएं कि बेरिलियम +3 आयन के लिए n=2 पर एनर्जी कितनी होगी। तो हमने हीलियम के लिए कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि E∝ Z²/n²। Z जो होता है एटॉमिक नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। नेचुरली n=1 और उस पर कैलकुलेट करें तो 2² 1 का स्क्वायर यानी 4 को ही हम -x कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं बेरिलियम +3 के लिए भी कैलकुलेट करूं तो बेरिलियम के लिए Z=4, n=2, बिकॉज हमसे कहा है कि n=2 पर ये होना, तो 4² 2² यानी 4, यानी -x मोल ऑफ होगा, यानी इसका आंसर भी -x ही आएगा। ओके, आगे देखते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ हमें एलिमेंट दिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और कहा है कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करिए। तो देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ऑब्वियसली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, यानी लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान के बाद बेरिलियम के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन की होगी, यानी ये ऑप्शन जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। हमें 4 केसेस दिए हैं और कहा है कि इनमें किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जबकि पहला दिया है लिक्विड एवोपरेट हो, वेपर बने, ऑब्वियसली वेपर बनेगा तो इरेगुलरिटीज बढ़ेंगी, यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी इसमें बढ़ेगी। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड, लोअर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाएगा तो एंट्रोपी इसमें घट जाएगी। नेचुरली सी पोर्शन में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 को Na2CO3 में कन्वर्ट किया है, CO2 नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियसली जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। Cl2 से 2Cl, यानी कि जो एटम है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी हमारे पास जो राइट आंसर आ रहे हैं वो ACD है। ACD हमारा राइट ऑप्शन शो करेगा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। 2 लिस्ट दी हैं मैच करने को, फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है। इन दोनों में हमसे डिफरेंट प्रोसेस दी हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। इनसे हमसे पूछा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही हो रहा है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है आइसोबैरिक, जबकि आइसोथर्मल जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जबकि एडियाबैटिक में एक्सचेंज नहीं होती है हीट। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही है। हमसे पूछा गया है कि आप बताइए वर्क डन
reversible isothermal expansion, mole of hydrogen gas is 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर, जबकि आर की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से छांटना है। आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला ये होता है -2.303 आर एन आर टी लॉग। अब हमें चूँकि n इजिकल टू 1, आर गिवन है, टी दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 298। अगर मैं इसके लिए डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करूं तो ये P2 की वैल्यू 20 दे रखी है, P1 की PF की वैल्यू 10 दे रखी है, 20/10 इन log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए 0.3010। अगर इसकी वैल्यू हम रखें तो इसका आंसर 413.14 कैलोरी, यानी इसका आंसर नंबर 1 राइट होगा, ये हमें पता चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि आप बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये है, और हमसे पूछा है कि इनमें केपी और केसी कहाँ इक्वल नहीं है। देखिए, केपी और केसी इक्वल नहीं होंगे तो डेल एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में डिफरेंस होना चाहिए। आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें। फर्स्ट इक्वेशन जो है PCl5, PCl3 और Cl2, इसमें 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, जबकि 1, यानी कि प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 मोल है, यानी इसमें डेल एन नॉट इक्वल टू 0 है। जबकि बाकी आप इक्वेशन देखेंगे तो उन सब में, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इनमें डेल एन इजिकल टू 0 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पुनः केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। इसमें हमें NO के लिए 2 इक्वेशन दी हैं, उन इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ भी हमें दे रखी हैं, उनसे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि NO हमें दे रखा है 0.1 मोल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी ये इसकी, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की 0 है। अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो चूँकि -2 अल्फ़ा हमें दे रखा है, 0.1 मोल दे रखा है, तो -2 अल्फ़ा इंटू 0.1 यानी 0.2 अल्फ़ा, नाइट्रोजन की 0.1 अल्फ़ा। अगर अब हम चेंज इन देख लिया, इनिशियल देखा, अब हम देखें फाइनल कितनी इक्विलिब्रियम पर होगी, तो 0.1 माइनस 0.2 अल्फ़ा, N2 0.1 अल्फ़ा, ऑक्सीजन 0.1। अगर हम केसी का इक्विलिब्रियम फार्मूला देखें तो N2O2 NO होल ट्वाइज, NO होल ट्वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि 2 मोल ऑफ NO हैं, इसलिए उस पर पावर 2 आ जाएगी नेचुरली। अब अगर इसे हम और सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हम पाएंगे, हल्का सा इसमें सॉल्व हमें करना पड़ेगा, इतना मैं नहीं अभी ले पाऊँगा क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास है, इसलिए इसकी वैल्यू अल्फ़ा ये आती है। और मेरे विचार से इसका कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर शायद मिस प्रिंट है। बाकी NTA जब अपना की इसमें जारी करेगी तब हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम से है और ये ली शेटेलियर प्रिंसिपल पर है, जिसमें हमसे कहा है कि 2A जो है B+C में रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें Kc इज इक्वल टू आपको दे रखा है, जबकि A, B, C के कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, किधर इंक्रीज़ होगी, या आप अपने कैलकुलेट करके बताएं। तो हम अगर इसमें बताएं तो हमें देखना होगा QC और KC 2 कंसेप्ट हैं। QC KC वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना है। अगर QC KC के इक्वल आता तो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बड़ा आता है, छोटा आता है KC के, तो इसका मतलब ये होगा राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर ये मोर देन KC आता तो ये लेफ्ट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी। बस हमने इसके लिए KC यानी QC को कैलकुलेट किया और पाया कि QC जो है KC से बहुत बहुत कम आ रहा है, क्योंकि ये 1 आ रहा है, जबकि हमें KC गिवन है 4 × 10⁻³ जो KC की वैल्यू बहुत कम है QC कंपेयर में। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सही नहीं है, ये है KC लेस देन Q। सो ऑब्वियसली ये जो होगा फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी।
ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हमसे कहा गया है कि आप बताइए कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहला दे रखा है कि ओजोन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं, ओजोन के केवल 2 होते हैं जो आपके सामने ये बताए गए हैं। अगला दिया है कि BF3 हैज़ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, यानी BF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो नहीं होगा, जीरो होगा इसका, क्योंकि 120 डिग्री पर इक्विलिब्रियम यानी इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका म्यू जो होगा वो जीरो होगा। इसके अलावा हम देखें तो थर्ड हमको दे रखा है कि म्यू NH3 जो है वो लेस देन NF3 होगा, नहीं, ये मोर देन F3 होगा। अगला हमें देखा कार्बोनेट आयन के 3 कैनोनिकल फॉर्म होंगे, तो क्या ये राइट है? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO3 और कार्बोनेट आयन जो है उसके 3 रेजोनेंस यानी कैनोनिकल फॉर्म होंगे जो आपके सामने ये शो किए गए हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेशन होगा। हमसे पूछा है कि आप बताइए 4 स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है। तो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके अंदर आपको मिल सकती है, क्योंकि O और H यानी O और H के बीच में यहाँ पर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, दिख रही है, यानी कि ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। हमें 4 इक्वेशन दी है, उसमें से कहा है कि बताइए आप इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन तब नहीं होगी जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना आए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही होगी। मैं अभी से ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन खुले हैं। इनमें आप देखें रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, इन तीनों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, जबकि रिएक्शन नंबर 4 जो थी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। हमसे पूछा है कि आप बताइए जो मेहर साल्ट होता है उसमें विच इज़ द फॉलोइंग एसिड एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2। Fe+ जो है यानी कि फेरस जो है फेरिक में ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए आप क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसने 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो मेहर साल्ट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, FeSO4 NH4/6H2 होता है। इसमें आपको फेरस सॉल्ट को अगर आपको स्टेबल रखना है तो आपको सल्फेट का कोई ना कोई एडिशन आपको करना पड़ेगा, और सल्फेट का ही करना पड़ेगा, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही इसके लिए सबसे बेस्ट होगा, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमको इसमें ऐड करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। प्यूरिफिकेशन के बारे में हमसे बात करी गई है, उसमें हमसे बताया गया है कि ऑन हीटिंग कुछ सॉलिड सब्सटेंस है जो गैस में नहीं परिवर्तन, लिक्विड में चेंज नहीं होते, सीधे गैस में होते हैं, उनको आप प्यूरिफिकेशन के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक्चुअली ऐसे मटेरियल जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं सब्लिमेट कहलाते हैं, और इसके लिए हम सब्लिमेशन ही इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वो भी कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड है। एक्चुअली हमसे चारों हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, इथेन, एथीन, इथाइन और कार्बन मॉलिक्यूल, और उनसे पूछा है कि आप बताइए इनमें क्या बॉन्ड होंगे। पहली बात तो इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी इथेन के लिए थर्ड होगा। एथीन में 2 बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है, यानी सेकंड के लिए ये राइट है। थर्ड के लिए कार्बन मॉलिक्यूल में कार्बन में भी 2 बॉन्ड होंगे, लेकिन दोनों ही पाई बॉन्ड होंगे। डी में इथाइन में अगर हम देखें तो 3 बॉन्ड है, उनमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो इस प्रकार से ये राइट ऑप्शन इसमें हमारे पास जो आएगा वो थर्ड नंबर का आएगा। हाइड्रोकार्बन्स में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से C6H14 मॉलिक्यूलर फार्मूले में
कौन सा स्ट्रक्चर होगा, जबकि आपसे कहा है कि उसमें 2 टर्शरी कार्बन भी हैं। टर्शरी कार्बन क्या होते हैं? जिस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच हों। तो ऑब्वियसली टर्शरी कार्बन लाने के लिए 2 कार्बन पर टर्शरी हमें देना होगा। इस कारण से ये जो कॉन्सेप्ट हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 4 मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में होंगे। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। ऑब्वियसली इसका नाम 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन हुआ, क्योंकि लॉन्गेस्ट सीरीज जो है 4 कार्बन की है, इसलिए ब्यूटेन हुआ। तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 21st है, हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। पहला पॉइंट दे दिया, द बर्निंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ एन नॉर्मल पेंटेन, आइसो और नियो। और उसके बाद हमसे कहा है कि ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर क्या ये सिचुएशन आती है, क्योंकि उसका एक पूरा उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अगर ब्रांचिंग डिक्रीज होती है तो इस कारण से दोनों ही स्टेटमेंट राइट हुए। अगला हमारे पास हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही है, लेकिन टेक्निक से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए ज़रूरी होता है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है एच आयन इन एच एटम इंक्रीज होंगे, तो हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज होगा। अगर हमें टॉल्यूइन की बात करें, टॉल्यूइन सॉरी हेक्सागोनल मिथाइल हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। इससे ये इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यानी इसका आंसर 4 होगा। तो इस प्रकार से 11th क्लास के पोर्शन में जो केमिस्ट्री का ये पोर्शन था वो इतना ही था। इसी के साथ ये